ओके। सबको विजिबल है ना अब? ठीक है। जैसे देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, कल के जैसा आप लोग पैनिक नहीं होना। मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप सभी को। लेकिन मतलब देखो जो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल से लगे ना कि बिल्कुल थोड़ा अनोखा टाइप दिख रहा है, समझ जाना कि ये नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर देखो एक बात बता रहा हूँ, मतलब हिम्मत करना अच्छी चीज़ है, लेकिन दुस्साहस मतलब पता नहीं उसको और क्या वर्ड बोलते हैं, लेकिन दुस्साहस आई थिंक आप समझ रहे होगे, वो खतरनाक होता है। तो वो नहीं करना एग्जाम में, इस एग्जाम में पर्टिकुलरली आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपको लॉस देगा। क्योंकि वैसा क्वेश्चन जो होता है ना, आप मुझे पता है आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है बहुत नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन फिर भी उस टाइम में टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। 3-4 मिनट मान लो एक क्वेश्चन में लगा दिए, उससे बेटर है ना भाई कि एक क्वेश्चन छोड़ दो, उसमें कुछ तुक्का ही लगा दो जो सबसे प्रोबेबल लगे। तो ऐसा करना। मुझे पता है आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही करोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, इसलिए दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। 70, ओके, इसका आंसर आप बता रहे हो। ओके ओके, कोई बात नहीं, जिनका डाउट था एक बार डिस्कस कर देते हैं कॉन्सेप्ट तो। ओके ओके। 70, चलो बना के देख लेते हैं इसको। अ बॉडी कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड एंड 40 मीटर इन फोर्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द सेकेंड। तो यहाँ पे सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला एक बार लगा दो आप, कितना कितना सेकंड में दिया हुआ है, तो एक बार S2 के लिए लगा दो, एक बार नेक्स्ट लगा दो आप S4 के लिए। ये दोनों दिया हुआ है 20 एंड 40, देखो 20 और 40। आपसे S7 पूछ रहा है। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो दो अननोन वैल्यूज हमारे पास हैं इस इक्वेशन में। ये हमारा पहला इक्वेशन, देखो यहाँ पे u अननोन है और a हमारा अननोन अननोन है। ओके, विदाउट फॉर्मूला भी हो जाएगा। हाँ हो सकता है, क्वेश्चन तो मल्टीपल वे में कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को जो करने का बेसिक जो हमारा मतलब इसका वाला तरीका वो मैंने बताया। बाकी इसको सोचने के लिए और भी तरीके से सोच सकते हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके ठीक है, उसको आप लोग देख लेना। मैंने यहाँ पे बेसिक मेथड इसका जो करने का हम लोग का प्रॉपर अप्रोच है वो मैंने बताया। देखो यहाँ पे एस एन वाले इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल है यू और ए। आपके पास यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगी, एक इस वाले से एक इस वाले से। दो इक्वेशन से आपको यू और ए मिल जाएगा, उससे आप लोग S7 कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से इसको मतलब प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसको सोचने से और भी तरीके मिल जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको आप इसमें क्या क्या है देखते हैं एक बार। हाउ टू फाइंड एरर इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखो 1/R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे ऐसे 1/Rn तक ऐसे जाता है। तो देखो ऐसे केस में फिर तो हमें वही करना है ना, यहाँ आर जो भी होगा इसका पावर सारा -1 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन कैसे दिया है, तो जैसे देगा ना वैसे ट्रीट करते हैं। मान लो आपको अगर सब में परसेंटेज एरर दे दिया, तो आप लोग सिंपल जो हमारा रूल है एक एक करके सबका एरर जो भी होगा, मान लो इसमें 1% है, इसमें 1% है, तो आप लोग सबको एक एक करके इंडिविजुअली ऐड करोगे, क्योंकि बीच में एडिशन है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोगों को डाउट है थोड़ा सा कि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी माइनस नहीं होता। इवन कि आप कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हो ना, ए माइनस बी कर रहे हो, ए में एरर कुछ सर्टेन परसेंट X% और बी में Y%, लेकिन फिर भी जब भी आप ये फाइनल करोगे ना, जब फाइनल कैलकुलेशन इसका कुछ रिजल्ट सी आएगा, तो सी में जो एरर आएगा ना, ये दोनों का एरर का एडिशन आता है कभी भी। एरर कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके नेक्स्ट चीज इसमें और इनका डाउट है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। हाँ, जब बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करता है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला क्यों होता है। तो देखो इस केस के लिए सिंपल सा मतलब आप देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिया है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू जीरो है। तो ऐसे केस में s इक्वल्स टू रिटार्डेशन है ना -12 AT²। तो देखो ऐसे भी ये इक्वेशन आ रहा है, मैथ्स में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला ही आ रहा है, यहाँ पे हमारा निगेटिव साइन है आगे। तो मैथ से एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर तो फिजिक्स का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ देखो, इसका मीनिंग अगर फिजिक्स में देखोगे तो क्या होता है,
देखो ये हमारे पास वीटी ग्राफ है कंटिन्यूअस रिटार्डेशन के लिए, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो देखो एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी जो भी होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप जाओगे ड्रॉ करोगे एक्सटी ग्राफ, तो देखो क्या होगा। एक्सटी ग्राफ के केस में इनिशियली आपको क्या लेना है, इनिशियली जो भी वेलोसिटी होगा वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए। तो इनिशियल केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, अगर एक्सटी ग्राफ से आप देखोगे तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, एक्सटी ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो देता है वेलोसिटी। तो यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब स्लोप जब 90 डिग्री टेन थीटा जब 90 होता है, टेन थीटा में थीटा जब 90 होता है तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ओरिजिन से शुरू होगा और धीरे धीरे करके इसका स्लोप घटता जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। और घटते घटते एक पॉइंट पे फाइनली यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी एक बार जीरो हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से इधर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। और इस पॉइंट पे देखो अब क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ऐसे, देखो ये स्लोप जो है ना अब ये मोर देन 90 डिग्री जा रहा है थीटा, मतलब इसका स्लोप जो है वो अब निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। ऐसा होता भी है प्रैक्टिकल में। देखो मान लो एक हमने बॉल लिया, बॉल मान लो 20 से ये मूव कर रहा है, 20 के इनिशियल वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड, इसको हमने रिटार्डेशन दे दिया एक्सल ए इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो क्या होगा, इनिशियली इसका तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम आएगा, फिर धीरे धीरे एक सेकंड बाद देखोगे तो इसका 10 हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद ये रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सेकंड जब और बीतेगा उस केस में इसका -10 नेगेटिव में वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो आता है वो ऐसे पैराबोला आता है, ओपन डाउनवर्ड। ये वाला चीज़ आपको समझ में आया, ग्राफ ऐसा क्यों होता है ओपन पैराबोला। मैथ से नहीं, मतलब मैथ से तो आप कर लोगे इक्वेशन से, फिजिक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। यस सर। ओके, मो क्वेश्चन 14 16 26, अच्छा ठीक है देख लेते हैं अगर आ गया बीच में तो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लिए हो, ट्राई करोगे आप लोग या फिर इसको डिस्कस करें डायरेक्टली। 5 मीटर, चलो मैक्स लोग आंसर दे रहे हो 5 मीटर, तो मानते हैं 5 मीटर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट सर इसमें एक डाउट था मेरे को। हाँ में से मतलब प्रॉपरली बताया नहीं गया है कि हम एक हाइट से जो बुलेट है वो फायर करेंगे। पैराबोला भी बन सकता है क्योंकि जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पे जाके वो हिट कर सकता है। हम्म, इसमें हाफ पैराबोलिक पाथ फॉलो किया एक बंदे ने। हाँ बोल सकते हो, वो क्लियरली मेंशन नहीं किया, हम लोग बस अपना मैथ्स लगाएंगे सॉल्व कर लेंगे। जी। देखो मतलब इसमें होगा कुछ ऐसा ना कि देखो, अब आप मान लो एक टाइम के लिए ये कहीं से भी आप मतलब शूट कर रहे हो, हाइट नहीं दिया हुआ है मानते हैं, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, ये देखो, ये मान लो ग्राउंड पे हमारा कहीं पे यहाँ पे मतलब ये जो बोर्ड हमारा है यहाँ पे हाइट उसका दिया नहीं है इसने एक्चुअली। ओके हाँ, तो देखो अब ऐसे केस में मानोगे आप कि आप मतलब एक सर्टेन कुछ हाइट से शूट करोगे, क्योंकि देखो ये फाइनली इस पॉइंट पे यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करना चाहिए ऐसे आके अपना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये तो नीचे की तरफ आएगा ना, अगर आप इसको मतलब सफिशियंट हाइट नहीं दोगे तो क्या होगा, ये पहले ही कहीं इधर में टकरा जाएगा आके नीचे में, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वो इक्वेशन एक्चुअली याद रखना मुश्किल होता है ना, इसलिए इसको नॉर्मली कर लो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। सिंपली देखो आपके पास कुछ ये सर्टेन हाइट होगा, ये देखो ये हमारे पास टारगेट का डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर हमारा टारगेट का डिस्टेंस है, और 400 के स्पीड से इसको इसने फेंका है, मतलब आपके पास टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड। अब देखो आपके पास 1 सेकेंड टाइम आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट यही हो जाएगा 1 सेकेंड। अब उसके बाद आपको एच निकालना है, आपको ऑलरेडी टाइम पता है 1 सेकेंड है, और इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू जीरो ले लोगे। तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा, आई थिंक एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लगेगा। यू जीरो है हमारा, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इससे 5 आ जाएगा। तो ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिसको याद हो वो। और बाकी यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपका जो ये इनिशियली इसने वेलोसिटी दे दिया है वही का वही रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल गया तो आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये वाला। यस सर। बाकी सब लोग सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला
आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि इसको डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट बता के छोड़ दें? एक्चुअली देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, लेकिन अ, हमारा वेरी करने लगा एक्सेलरेशन ही, तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। तो आप लोग चाहो तो ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। चाहे काम करो, ट्राई मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। ओके, ट्राई किए थे बट हुआ नहीं था। चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप ट्राई करना, पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज से 7-8 साल पहले बनाया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में होता ये है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ अच्छा सा, आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा। देखो हमारे पास कोई भी बॉडी होती है, आप लोग मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, आप लोग कोई बताओगे? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। ओके, देखो फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करना, कम से कम करना। इसलिए फ्रिक्शन हमेशा ऐसे डायरेक्शन में लगेगा जो मोशन के अपोजिट होता है। मतलब मोशन अगर आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और देखो यहाँ पे जो लग रहा है ना, एयर ड्रैग बोल लो या फिर एयर फ्रिक्शन बोल लो, ये जो भी लग रहा है वो हमारा वो भी काइंड ऑफ फ्रिक्शन है। इसको एक तरह से आप फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है ये भी हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो मतलब बात क्या है, इनिशियली आपको जो सोचना है वो ये है कि जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, उस टाइम में इस पे नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा होगा। और सेम टाइम पे मोशन तो ऊपर हो रहा है ना, इसलिए एयर ड्रैग भी नीचे लग रहा होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा। जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा उस केस में बताओ क्या होगा, उस केस में जी किधर लगेगा? नीचे। जी नीचे। और हमारा एयर ड्रैग किधर लगेगा, एयर फ्रिक्शन? अपवर्ड सर। ओके, ये हमारा एयर ड्रैग ऊपर लग जाएगा। तो देखो, हाँ जी हमेशा नीचे लगती है। तो देखो अब यहाँ पे एयर ड्रैग हमारा ऊपर लग गया, लेकिन हमें मतलब है बस पहले वाले पार्ट से, क्योंकि हमें नीचे आने वाले केस से कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ फेंका है और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, मतलब हमको आधे टाइम तक ही सॉल्व करना है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इस पे जो नेट फोर्स है ना वो लिखोगे। एफ नेट क्या हो जाएगा, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? देखो पहला तो हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा, एम जी, प्लस नेक्स्ट हमारा फोर्स लगेगा इसके वजह से, एयर ड्रैग की वजह से। छोड़ो एक्सेलरेशन लिख, हाँ ठीक है चलो, एयर ड्रैग वाला फोर्स हमारा ऑलरेडी दे दिया है, प्लस 0.2 V² हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ और है, शायद जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बता देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है डिफरेंशियल के टर्म में कैसे होता है, dv/dt, ये एक्सेलरेशन होता है। अब अगर इसमें आप ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx/dx, तो देखो ये क्या बन जाता है। देखो dv/ इस वाले dx को इधर लेके आ रहे हैं, dv/dx। और उसके बाद देखो यहाँ पे dx/dt। अब dx/dt क्या होता है? ये होता है हमारा वेलोसिटी, सॉरी इक्वल टू लिख दिया। देखो ये हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, a = v/dv/dx। जहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली वेलोसिटी के टर्म में दे रखा हो, टाइम वगैरह का डिस्कशन नहीं किया हो, वहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन काम आता है। जैसे इस क्वेश्चन में आएगा, देखो कैसे। देखो नेट फोर्स जो हमारा आएगा ये आ रहा है, नेट फोर्स इक्वल्स टू हमारा एम जी है। एम जी देखो जैसे कि हमारा वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ, एफ नेट बाई एम कर लेते हैं, एफ नेट बाई एम, ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन जो नेट आएगा, ये आएगा जी, एम से एम कैंसिल हो गया, प्लस 0.2 V², 0.2 V²। और देखो एम की वैल्यू हमें दी हुई है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं 2 kg। अब देखो इसको करोगे आप तो कितना आएगा, a = g + V² / 10। यहाँ पे आपको ए मिल गया। अब देखो यहाँ ए से आप क्या करोगे, ए को लिख दोगे v/dv/dx = g + V² / 10। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे ये कि यहाँ से हम लोग v वाले टर्म को अलग करेंगे, dx वाले को अलग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो हमारे यहाँ पे इधर साइड में वी डी बी है, उधर में g + V² / 10 है। तो चलो हम क्या करते हैं, v वाले टर्म्स को एक साइड ला लेते हैं, v - 10।
dx को इधर लेके जाते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा होगा कैलकुलेशन इसमें। v dv इक्वल्स टू जी डी एक्स प्लस वी स्क्वायर बाई 10 dx। अब देखो यहाँ से हमें dx को अलग करना पड़ेगा, तो dx अलग कर लेते हैं, g प्लस वी स्क्वायर बाई 10 ये बच जाएगा इक्वल्स टू v dv। अब एक पेज ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट। अब देखो यहाँ से हमारा वी डी वी जो बचा ना, अब देखो इसको क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे को इधर हम दूसरे साइड लेके चले आते हैं, v अपॉन जी प्लस वी स्क्वायर बाई 10 वी डी वी लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू डी एक्स। अब आ गया इक्वेशन इसका। अब मतलब आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैथ्स अब इसके आगे फिजिक्स कुछ भी नहीं है, टोटल मैथ्स है। इसको इंटीग्रेट करोगे आपको इक्वेशन मिलेगा, एल के टर्म में आता है, और लॉग के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, और फाइनली वहीं से आपको इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो मिल जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन एक बात और देख लो, इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, क्योंकि एक तो हमारा मतलब वैसे भी सिलेबस के प्योर व्यू से बाहर है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनका क्लियर हो जाए। और मुझे आप लोग को ये बताना था, कभी इजी कुछ दिया ना तो आप इसका यूज कर सकते हो, जो इधर राइट हैंड साइड में मैंने बताया, वी डी वी अपॉन डी एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग ट्राई करो एक बार, 15। अच्छा ये तो बना लियो, इसमें थोड़ा सा आंसर में ये है ना, इस करेक्शन इसलिए मैंने लिया है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन के केस में ना हम लोग डेसिमल प्लेस से क्यों जाते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से क्यों नहीं जाते हैं। देखो रीज़न इसका ये है ना, जैसे कोई नंबर लिखते हैं रैंडम, देखो ये मेरा नंबर है 2, 3, 4.567। तो ऐसे नंबर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, तो नंबर लिखने में हमारा ये जो मतलब कोई भी नंबर है, इसमें हम लोग इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा कम सिग्निफिकेंट होगा, ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है। इस मतलब ये पूरा इसमें 6 नंबर है, इन 6 में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा होगा। बोलो आप लोग, सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें से कौन सा होगा इस पूरे नंबर में। 2। ओके, आप सब लोग समझ पा रहे हो ना 2 क्यों होगा। नहीं सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखो जब भी मान लो आप मेज़र करते हो, आप स्केल लेते हो, जैसे रुको स्केल, देखो ये मान लो स्केल है एक, तो स्केल पे जब आप मेज़र कर रहे हो तो आप मान लो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेज़र कर रहे हो, 1.5 इस पॉइंट पे मान लो आप मेज़र कर रहे हो। तो एक चीज़ सोचो, जब आप मेज़र करोगे तो एक तो आप बिल्कुल करेक्ट, एक अगर इसको रिपोर्ट कर रहे हो 1.5, तो 1 तो बिल्कुल श्योर है ना कि 1 तो पार कर गया है, 1 के बाद ही आया है, 1 में कोई भी हम लोग को डाउट नहीं है। नो सर। यस सर। बस इसी रीज़न से हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट्स होते हैं ना, उनको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि उनके एक्यूरेट होने का चांसेस बहुत हाई होता है। बस यही रीज़न है। नंबर हमारा जो डिजिट हमारा जितना राइट हैंड साइड पे रहेगा वो उतना कम सिग्निफिकेंट होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब एडिशन में ऐसा क्या होता है, क्यों हम लोग ये करते हैं। मान लो दो जैसे मैंने मेज़र किया, एक ये 234.567 मैंने मेज़र किया, सेकंड वैल्यू मैंने 5.6 मेज़र किया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना इसमें डेसिमल प्लेस हमारे पास आएगा। मान लो कोई नंबर हमारे पास सर्टेन आया, उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे, एटलीस्ट बताओ। 4 आएंगे। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 ऐसा कुछ सर्टेन, हाँ ऐसा कुछ सर्टेन मान लो 1 2 3 4 ऐसा आया, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ रैंडम। तो मान लो इतना आया। अब देखो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसने एक ही प्लेस तक सही सही मेजर किया है, तो आपको कैसे पता कि ये वाला जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। सेकंड वाला जो 2 आया हमारा, ये 2 होगा या कुछ और होगा, ये चीज़ तो हम लोग प्रिसाइजली नहीं बोल सकते ना, इसके एक्यूरेसी का चांस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। इसीलिए कभी आप जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे ना, वहाँ पे ये वाला रूल सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला अप्लाई नहीं होगा, डेसिमल प्लेसेस वाला अप्लाई हो जाता है।
समझ रहे हो? क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट के केस में जाओगे ना, सिग्निफिकेंट नंबर से जाओगे तो फिर आपको आंसर कुछ और ही मिल जाएगा, वो आंसर आप यूज ही नहीं कर पाओगे। इसका आंसर बी दिया हुआ है। एक्चुअली इसका आंसर आपका हो जाएगा सी होगा। नहीं नहीं, हाँ बी होगा, बी होगा, सॉरी सी नहीं होगा। हाँ सी दिया हुआ है तो सी गलत है। आंसर इसका बी होगा, क्योंकि ये 0.23 डेसिमल के बाद 2 प्लेस हमें देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर का। खैर इसमें ट्राई करने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो, अगर पढ़े हो तो डायरेक्टली बता दोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, एनर्जी बोले तो मतलब एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर। ओके राइट। तो देखो, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, और एनर्जी का कैलकुलेट करने का दो हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक हमारा पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, डायरेक्टली होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान बस ये रखना है कि ये भी किसी भी एंगल पे हो, कैसे भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे जो वी होता है ना, वेलोसिटी नहीं होता, ये स्पीड होता है। हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला में वी स्पीड होता है, बस इतना आप ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हाफ एम यू स्क्वायर, डायरेक्टली इसको आप आंसर करोगे। इसमें जितना सारा चीज़ दिया हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या बोल रहा है, मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एट अ पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द प्लेन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल। ओके, ऑरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, मतलब ऑरिजिन को एक तरह से हम लोग रेफरेंस पॉइंट ही मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट से इसने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। 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 तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू के ई प्लस पी। अब पी तो हमारा जीरो हो गया, के ई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके। ओके कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन तो ईजी है काफ़ी। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ बिना सॉल्व किए बता सकते हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी? भाई नीचे से जीरो अगर वेलोसिटी से आप फेंकोगे तो ऊपर कितना दूर जाएगा? देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को जीरो से ऊपर फेंक रहे हो, तो आपके हाथ से कभी बाहर जाएगा ही नहीं।
सॉल्व हुआ किसी का? U55 थोड़ा सा आप नज़दीक हो, शायद थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। G10 लेना है। H इक्वल्स टू 121। G लग रहा है आप 9.8 ले लिए हो आई थिंक। ठीक है देखो, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया आपने? हम वो h इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों में h सेम होगा तो उन दोनों को इक्वेट करके u निकाला और फिर e के इक्वेशन में रख के h निकाला। ओके चलो, कोई बात नहीं, आपका मेथड सही है। इसको हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हैं। देखो कैसे, प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है? आप नीचे से किसी बॉल को फेंकते हो ऊपर की तरफ। मान लो यू से आपने फेंका इनिशियली, अगर इसकी वेलोसिटी मान लो 20 है, अगर 20 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल या ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो, तो ये कितने देर में ऊपर पहुंचेगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे? अगर इनिशियल स्पीड 20 है और इसको आपने ऊपर फेंका, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड? भाई 20 सेकेंड बाद ये ग्राउंड पे आके रेस्ट कर रहा होगा अगले 16 सेकेंड से। 2 सेकेंड, हाँ सही है। ठीक है देखो, अब यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, ये पार्टिकल अगर 20 से फेंक रहे हो, ये 2 सेकेंड बाद कहीं ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे अपना एच मैक्स अचीव करेगा। एच मैक्स के बाद वापस से ये अपना पाथ फॉलो करेगा और नीचे आके यहाँ पे टकराएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये जो मोशन होता है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड बाद जब ऊपर जा रहा होगा ना, यहाँ पे इसका स्पीड 10 होगा। सिमिलरली जब नीचे आ रहा होगा ना, यहाँ पे इसका स्पीड 10 होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, यहाँ पे 20 होगा। और नेक्स्ट चीज़ देखना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इक्वल होता है, ये डिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो आपसे अगर ये बोल रहा है ना, 5th और 6th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब 5th और 6th सेकंड बिल्कुल एक तो कॉन्जिक्यूटिव है। देखो 5 के जस्ट बाद 6 आया होगा, यानी कि 5वें और 6ठे सेकंड में इक्वल ट्रैवल किया ना, मतलब इसका मतलब एक ही है कि ये ऊपर जाके नीचे आया हुआ है, ये पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? एच मैक्स, ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं, एच मैक्स नहीं, मैंने टाइम पूछा था। तो देखो, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो, आप लोग कुछ भी सॉल्व नहीं करो। देखो, ये पार्टिकल 5th सेकंड और 6th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये पक्का इस बीच में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो एक कॉन्जिक्यूटिव सेकंड्स हैं। अगर जैसे मैं बोलता यहाँ पे पहले, इस केस में देखो, इस केस में पहले और चौथे सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन दूसरे और तीसरे सेकंड में भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्योंकि मोशन देखो बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे का, बिल्कुल सेम सेम मोशन फॉलो होता है। तो अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव सेकंड्स में दिखे सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों टाइम के बीच में पार्टिकल जो होगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और देखो एक बार यहाँ पे हमें पता चल गया कि 5th सेकंड के लास्ट में ये अपना एच मैक्स पे था, यानी कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हाफ होगा ना, वो हमारा हो गया कितना, 5 सेकंड। और एक चीज़ देखो, आप लोग ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना सीखो। अगर कोई पार्टिकल को आप ग्राउंड से 20 का स्पीड दे रहे हो, तो हर सेकंड में 10 कम करता है ग्रेविटी, यानी कि 2 सेकंड बाद वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मान लो मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंचता है, तो उसका जो उस पॉइंट पे वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि अगर वो वहाँ पे जीरो हो जा रहा है 5 सेकंड के बाद, यानी 5 सेकंड पहले उसको कितना वेलोसिटी मिला होगा? 50 मिला होगा, करेक्ट। तो देखो, उसको इनिशियली 50 वेलोसिटी मिला होगा, 50 से हर सेकंड कम हुआ होगा, ऐसे करके कम होते होते 5 सेकंड बाद वो जीरो हो गया होगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी बिना कुछ कैलकुलेशन के मिल गया। ये देखो, ये एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, आप देखते डायरेक्टली बोलोगे इस क्वेश्चन में इसका जो इनिशियल स्पीड है वो 50 होगा।
बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि कॉन्जेक्यूटिव सेकंड्स में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो यानी कि उन दो टाइम इंटरवल के मतलब बिल्कुल बीच में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। और एक बार आपको टाइम मिल गया, आपको ग्रेविटेशन का वैल्यू पता है, आपको अगर नहीं मतलब लग रहा है कि क्यों ये 50 कैसे होगा इनिशियल स्पीड, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे v = 0 पुट कर लो, फिर u रख लो और t = 5 पुट करके निकाल लो, आपको सेम 50 मिलेगा। तो देखो 50 इनिशियल स्पीड आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है s = ut + ½ AT²। जब इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू डालोगे, या 50 × 5 प्लस यहाँ पे हाफ इंटू -10 × 5 का स्क्वायर, यहाँ से आपको 125 मिल जाएगा। ये वाला समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ पूरा क्वेश्चन? इसको दूसरे वाले इक्वेशन से भी कर सकते हैं, v² = u² + 2as से भी, उससे भी हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मतलब बताने तो मन नहीं है क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत बेकार है। इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस मतलब जो है वो आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन इसका थीटा वगैरह आई थिंक बेकार आएगा। चलो कोई भी नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बनाना चाहते हो? कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि वहाँ पे एंगल वगैरह काफ़ी गंदे आते हैं। ओके चलो, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट बस समझ लो कैसे होगा। देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक अच्छा सा चीज़ बताता हूँ। प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम कब होता है? कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है उसको आप लोग थ्रो करते हो, उसका रेंज मैक्सिमम कब होता है? शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो लोग बता दें। ये एक्चुअली जिन्होंने डाउट पूछा उनके लिए एक बार हिंट में दे दे रहा हूँ, बाकी ऐसा क्वेश्चन आगे तो हम लोग करेंगे ही। चाहे छोड़ो, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोजेक्टाइल में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग को दिक्कत होगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वाले मोशन की वजह से शायद। आप लोग बोलो डिस्कस करें कि इसको बाद में करें? उसी टाइम पे नहीं तो कर लीजिएगा सर। ओके ओके चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये आप में से किसी का डाउट है? यहाँ पे साउंड देख के डरना नहीं, साउंड का कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, टोटल प्योर मोशन है। जेई मेन का क्वेश्चन है सेम टू सेम। किसी का हुआ आप लोग में से?
चलो मैं हिंट करता हूँ, देखो इसमें एक डायरेक्शन में मोशन है ना, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। साउंड का एक स्पीड होता है, सर्टेन स्पीड सी दिया हुआ है, और डिस्टेंस एच अगर नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जाके पानी से टकराएगा ना, सेम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ से आवाज़ ऊपर की तरफ आएगा, और वो आवाज़ को आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस हमारा एच हो जाएगा, स्पीड सी हो जाएगा। दो पार्ट में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पहले बॉल नीचे जाएगा कुआं में, नॉर्मल हमारा मोशन ग्रेविटी वाला, उसके बाद आवाज़ ऊपर आएगी। दिक्कत हो रही है तो डिस्कस कर लें। ओके, चलो देखो, इस पार्टिकल को मतलब कुआं में गिराया है, और कुएं का हाइट एच है, तो देखो एच इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, ड्रॉप किया है मतलब यू आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखो टी कितना आएगा, इसको मान लो आप टी वन मान लो, तो टी वन यहाँ से कितना आया, टू एच अपॉन जी का अंडर रूट। ये फर्स्ट टाइम आया, इतना टाइम लगेगा बॉल को कुएं के सरफेस पे पहुंचने में। नेक्स्ट देखो, वहाँ से जब ये कुएं के सरफेस पे टकराएगा तो आवाज़ ऊपर की तरफ आएगी। साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एच, साउंड को डिस्टेंस ट्रेवल करना है एच, और साउंड की वेलोसिटी है सी, तो बस एच अपॉन सी। अब नेक्स्ट देखो, एच अपॉन सी आया ना, अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। नेक्स्ट टी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू, अब ये हमारा कितना आएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। अब इसको क्या करते हैं ना, हम लोग स्क्वायर करके अंदर ऐड कर देते हैं। नहीं, स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आई थिंक। टू एच अपॉन जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट प्लस एच अपॉन सी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों में से ही एच कॉमन ले लेते हैं बाहर, एच इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, टू अपॉन जी एच हो जाएगा अंडर रूट में, और ये आपका हो जाएगा वन अपॉन सी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? आई थिंक सेकेंड, नहीं सी ऑप्शन है, टू अपॉन जी, नहीं वो भी नहीं है, टू अपॉन जी एच प्लस वन अपॉन सी, इसका ऑप्शन गलत है आई थिंक, वन अपॉन सी, या फिर सी स्क्वायर आएगा, ऑप्शन वन। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो वन बाई सी को अगर आप रूट के अंदर में ले जाओगे तो फिर तो आपका सी स्क्वायर आना चाहिए ना, या मेरे से कहीं गलती हो रही है, बताओ आप लोग। टाइम तो स्केलर है ना, डायरेक्टली ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो मान लो इसको रूट के अंदर डायरेक्टली कैसे ले लेंगे हम लोग वन बाई सी को। वन अपन सी, वन अपन सी। हाँ सर वो सही है, सी देखा नहीं था पहले की रूट के अंदर। मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। हाँ सर वो फर्स्ट ऑप्शन में फिर दिक्कत हुआ ना, क्योंकि सी रूट में नहीं आना चाहिए। वो लग रहा है गलती से वो लोग सी के ऊपर भी रूट लगा दिए हैं। एक्चुअली सी के ऊपर रूट नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि टी वन टी टू दोनों तो हम लोग डायरेक्टली जोड़ेंगे ना, यहाँ पे तो स्केलर है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया ना, आंसर देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है यहाँ पे गलती हो। कॉन्सेप्ट इसको हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पे मोशन है, यहाँ पे साउंड का कोई रोल नहीं है, साउंड बस डराने के लिए दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी बेकार क्वेश्चन है। देखो इसमें एक कार है, मतलब इसमें
इसमें भी बस वही बात है, इसमें कैलकुलेशन बिना मतलब का है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, आपको क्या करना है ना, जैसे कल एक क्वेश्चन हमने किया था ना टाइम लेस टाइम वाला, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन कार बी बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए1 एंड ए2 रेस्पेक्टिवली देन वी इज इक्वल्स टू। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन पार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे वो भी शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ना भाई। मेरा सजेशन मानो, ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना, आप लोग करोगे फिर वो लॉस होगा। देखो इस क्वेश्चन में जाओगे ऐसे कि ये बोल रहा है ये जो कार ए है वो टाइम टी लेस ले रहा है, तो मान लो कार ए को टाइम लगा टी, कार ए को सर्टेन टी टाइम लगा, टी नहीं टी तो दे दिया इसने, तो इसको मान लो टी नोट मान लो। कार ए को टी नोट लगा, तो कार बी को कितना लगेगा, कार बी को हमारा लग जाएगा टी नोट प्लस टी, क्योंकि कार ए पहले पहुंच रहा है टी टाइम पहले। नेक्स्ट इसका मान लो कार ए हमारा पहुंच रहा है टी नोट में, यानी कि इसका जो स्पीड है जब फाइनली पहुंच रहा है वहाँ पे, तो इसका स्पीड वी ज़्यादा है। तो देखो मान लो बी जब पहुंच रहा है तो इसका स्पीड मान लो यहाँ पे वी नॉट है, तो ए का स्पीड हमारा मान लो वी नॉट प्लस वी। अब करना ये है, दोनों तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, क्योंकि देखो दोनों इनिशियल पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, मतलब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर इसके लिए डिस्टेंस लिखोगे तो एस इक्वल्स टू एस ए इक्वल्स टू, या एस ही रहने दो क्योंकि सेम ही है, तो आएगा आपका यू टी इनिशियली कितना से बुध का रेस्ट से स्टार्ट किया ना, तो सीधा हो जाएगा आपका हाफ ए वन और आपका टी नॉट का स्क्वायर, ये एस वन आ गया। इसका इसके लिए भी एस आपका ऐसे ही आ जाएगा हाफ ए टू टी नॉट प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस आ गया। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला वी वाला टर्म है, तो इसके हेल्प से फिर वेलोसिटी के टर्म में सॉल्व करोगे, उसके बाद आएगा। और ये मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन एक डेढ़ पेज तक तो एटलीस्ट जाएगा। फिर वहाँ से आपको आई थिंक ये वाला ऑप्शन मिलता है, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, √2a1a2 × t, ये शायद आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई देख रहे हो, आपको मन करे आंसर याद कर लो, बाकी नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे नहीं। और पूछेंगे तो सिर्फ इसलिए पूछेंगे देखने के लिए कि भाई कौन मतलब समझदार आदमी है जो इसको बनाता नहीं है। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, आप लोग को सोल्यूशन अगर चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, इसको मैं आपको बना के अलग से दे दूंगा। ऑप्शन बी है ना, हाँ। देखो ऐसा पिछले दिन भी एक हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें भी √2a1a2 ऐसा ही करके कुछ आया था, √2t1t2 आया था उसमें। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, ऐसा आंसर आता है √2a1a2, शायद वहाँ पर √T1T2 था आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, मेरा सजेशन मानोगे तो मत करना, क्योंकि देखो भाई ऐसा क्वेश्चन हम लोग जेई मेंस में भी छोड़ दिया करते थे, वहाँ पे 2 मिनट देता था एक क्वेश्चन के लिए, अब तो खैर 2.5 मिनट देता है। लेकिन उस टाइम में भी जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो ऐसे क्वेश्चन मेरा टीचर खुद बोलता था कि भाई देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, पहले बाकी के क्वेश्चन कर लेना, लास्ट में टाइम बचे तो उस पर विजिट कर लेना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर करने बैठोगे, देखो ये कैलकुलेशन देख रहे हो कितना अजीब अजीब कैलकुलेशन है, बीच में कहीं एक छोटा सा मिस्टेक आप करोगे ना, पूरा क्वेश्चन निपट जाएगा और आपका टाइम भी निपट जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इससे दूर रहो। आ जाओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि एक बार ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था वीडियो, मतलब एक दो ऐसे ही आता है ना शॉर्ट्स में, तो मैंने देखा भाई इसको वो लोग मतलब फिजिक्स को ऐसे बना के मतलब पढ़ा रहे हैं ना कि सीधा पावर उठा कर मल्टीप्लाई कर दो एरर से, मतलब सबका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, हो क्यों रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है जैसे Q इक्वल्स टू a² b³ बाई c√d। तो अब गलती यहाँ पे कहाँ पे होती है, देखो ये नीचे में रूट है ना, तो रूट वाला पावर हाफ हो जाता है, लेकिन नीचे में कोई संख्या है ना उसका पावर नेगेटिव होता है। ये एक तरह से लिखा हुआ है a² b³ c⁻⁻1 d⁻⁻½ ये ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो ऑल दो पावर माइनस है, लेकिन पावर माइनस होते हुए भी मैंने आपको बताया रीज़न ये होता है ना, लॉजिकल रीज़न यही है कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। रीज़न ये कि आपने दो क्वांटिटी मेज़र किया, एक मैंने मेज़र किया 5.3 सेंटीमीटर, ये मान लो 5.3 डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, देखो ऐसे लिखा
5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर और दूसरा क्वांटिटी मेजर किया 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कहानी ये है ना कि जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो कभी भी हमारा आंसर 5 प्लस 4 9 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर ही आता है। और ऐसा देखो क्यों आता है, क्योंकि अगर इसका मार्जिन, इसमें एरर का मार्जिन 0.3 है तो क्या पता, हो सकता है आपने पूरा पूरा भयंकर ब्लंडर वाला मिस्टेक किया हो, पूरा 0.3 ही आपने गलत कर दिया हो। 5.3 मतलब मेजर होना चाहिए था, आपने 5 मेजर कर लिया हो। ये एक प्रॉपर रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट देखो, जब आपने 4 मेजर करा हो उस टाइम भी हो सकता है ना कि आपने ज़्यादा बड़ा वाला मिस्टेक कर दिया हो, 4.2 को आपने 4 ले लिया, तो ये 4.2 भी हो सकता है। तो उस केस में जब आप फाइनल वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो तो क्या पता ये वैल्यू जो है ये 0.3 हो या 0.2 हो, तो यहाँ पे तो 0.5 आना चाहिए ना। और नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू जो 4.7 हो और ये 3.8 हो। तो इस वजह से जब भी ऐसा केस होता है ना, एरर होता है, एरर के केस में हम हमेशा ऐड करते हैं एरर को, क्योंकि गलतियाँ जुड़ती जाती हैं। जितना आप गलती करोगे वो सारी ऐड होती जाएगी, फाइनल गलती बड़ी वाली निकलेगी। अब ऐसा होता है कि एक गलती आप कर दिए फिर उसको दूसरा गलती आप कर दो तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आप मान लो एक क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में, उसका निगेटिव कटेगा, फिर अगला गलत करोगे तो ऐसा थोड़ी है निगेटिव निगेटिव दोनों कैंसिल कर देंगे वो लोग, वो तो आपका सारा ऐड होते जाएगा। तो बस यही रीज़न है। आई होप आप सभी को ये रीज़न क्लियर होगा कि क्यों हम लोग हमेशा ऐड ही करते हैं एरर के केस में। यस। ओके, तो देखो अब इस केस में ही करना है ना, सिंपल क्वेश्चन है, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग ग्रेजुएशन में मुझे लगता है बहुत अच्छे से पढ़ते होगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस में है और वहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू ए में एरर दिया हुआ है 1% प्लस 3 इंटू बी में 2% प्लस 1 इंटू 4% प्लस 2 इंटू 0.5%। तो इससे हमारा फाइनल आंसर जो भी आएगा, एरर आना होगा, वो हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, 13 आंसर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। करेक्शन द आंसर गिवन फॉर द लास्ट क्वेश्चन इज सी। कौन सा, ये वाला सी? ओके, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना जो भी आंसर हो। मैं तो बोलता हूँ भाई इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि यहाँ पे था भी, वैसे भी इसको रिकॉर्डिंग में वैसे भी नहीं डालने वाले हैं, तो ऐसा होता है। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी शायद आंसर में दिक्कत था ना, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इसको। ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कितना आंसर आया था? कौन सा ऑप्शन आ रहा था आप लोग का? सर मेरा जो आ रहा था वो इसमें था ही नहीं ऑप्शन में। ओके, देखो लेकिन इस क्वेश्चन में कोई अगर ऑप्शन लगाना हो, मेरा डी आंसर आ रहा था। ओके, देखो इसका दो आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सेम ही है एक्चुअली। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है। और इसमें कैलकुलेशन में वॉल्यूम हमारा क्या होता है, LBH होता है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को रिपोर्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 ऑप्शन में है, ए, डी और ए में। और मतलब पता नहीं गलती से दोनों ऑप्शन ही सेम है बिल्कुल, ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। ऊपर जब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, 10⁻², मतलब ऊपर 100 से और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सेम वही बन जाएगा, 8.55 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन ए और डी सेम है। ये चीज़ आपको क्लियर है? ये सर। तो इसका आंसर ए और डी दोनों सही है। आई थिंक उसमें गलत में भी हो सकता है, हाँ आंसर में भी गलत हो सकता है एक्चुअली। देखो वो सारा जो मतलब टेस्ट क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद मैं खुद उसको मतलब दोबारा देख ही नहीं पाता हूँ।
टाइम का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस वजह से। तो आप लोग को जो भी जहाँ पे गलती लगे, कोई ऐसा नहीं है आंसर वगैरह, आप आपका कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखो, कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर से। बाकी जो डाउटफुल लगे आप उसको ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे फिर। ऐसा क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन एक बार देख लो यहाँ पे एक स्क्रू गॉज है, आई थिंक पेंच मापी उसी को शायद बोलते हैं। तो स्क्रू गॉज है, उसका रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल्स टू 0.2236 सेंटीमीटर। ओके, नहीं नहीं, व्यास तो डायमीटर होता है ना आई थिंक। ओके, इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.236 सेंटीमीटर, और इसका सबसे मतलब लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका हमें निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो आई थिंक डायरेक्टली हम लोग निकालते थे ना। देखो रेडियस को डायरेक्टली इसने मेजर कर लिया है। स्क्रू गॉज वाला तो खुद मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं है, स्कूल में पढ़ा था 12 में। आप लोग कोई बनाया होता जाता है इसको? आई थिंक डायरेक्टली इसका यही होना चाहिए, 0.001 डिवाइडेड बाई 0.236 इंटू 100%। और ये हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेटली, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 23 इंटू 4, 23.6 इंटू, हाँ मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन आएगा बी। अगर कॉन्सेप्चुअल कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, जो बुक से फॉर्मूला होगा ना वहाँ से देखना। वैसे देखो वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गॉज, इस सब का क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आई थिंक पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेना। इसमें देखो मैं ऐसा डायरेक्टली यूज इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो स्क्रू गज के केस में होता था, उसमें नंबर ऑफ, मतलब उसमें कुछ ये होता था, उसमें टोटल डिविजन्स बना होता था, नंबर ऑफ डिविजन्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पे तो दिया नहीं है। तो उस केस में एक बार आप बताओगे, आपने जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर कौन सा दिया हुआ है उन्होंने बुक में? कोई बात नहीं, तो देखो जैसा डेटा दिया है उस हिसाब से इसका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे पास बी है ना। हाँ तो देखो इसको बस ऐसे ही किया है, यहाँ पे हमने ऊपर में रख लिया अपना मेजर्ड वैल्यू जो भी हमारा आया, और ये हमारा हो, एक्चुअली नहीं, ये हमारा लिस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, ये हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो कभी कभी मतलब ऐसे क्वेश्चन में डेटा देख के भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये वाला क्लियर है आई थिंक। देखो यहाँ पे यूज किया लिस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज के लिए यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरा कुछ डेटा तो है नहीं। अगर मान लो स्क्रू गॉज भी होता तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स वगैरह दिया रहता तब तो फिर तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाते, वहाँ पे हम लोग निकालते थे, वो लंबा सा फॉर्मूला आता था, बोर्ड के लिए पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आंसर भी हमारा सही आ रहा है, मतलब यही वाला लगेगा। इसमें डाउट नहीं है कोई भी? ओके, ठीक है फिर चलो, तब आप लोग भी अपना आराम करो आज, कल से अपना शुरू करो फिर। कल के लिए टॉपिक फिर रखते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 5 to 10 मिनट्स आपको एक एक टर्म करके डेली समझते हैं, ठीक है।
जो भी हमारे सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, जो हमारे प्रिएम्बल में टर्म्स हैं वो उसको समझ लेंगे एक-एक करके डेली। ठीक है। चलो आप लोग का थोड़ा उधर से मेहनत कम होगा। ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट।